इन विच रीजन डू ऑल सीजनल फिनोमेना आकर। अच्छा, ऑल सीजनल फिनोमेना का मतलब मौसम संबंधी घटनाएं कौन सी लेयर में होती हैं? ये सबसे नीचे वाली में होती हैं भाई, और जब सबसे नीचे वाली में होती हैं इसी को तो ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। अभी तो ट्रोपोस्फियर या फिर क्षोभमंडल इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा, इन विच लेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। तो कौन सी लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है? यहाँ पर दो बातें हो जाती है। दो बातें कौन सी? ऑप्शन में वैसे तो ओजोन लेयर ना चाहिए जो इसको एब्जॉर्ब करती है, लेकिन ओजोन लेयर ना देखो, ओजोन लेयर भी तो पार्ट है स्ट्रेटोस्फीयर का, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है। हम दोनों बातें लिख देते हैं, क्या लिख लेते हैं? वैसे तो इसको एब्जॉर्ब कौन करती है? ओजोन लेयर करती है, ओजोन परत करती है, लेकिन ये ऑप्शन में ना हो तो स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, उसी का पार्ट है ओजोन लेयर, समताप मंडल या ओजोन परत, समताप मंडल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला वाला बताओ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 58 हो गया 59। क्वेश्चन 59, इन विच स्टेट आर द लिपुलेख थांगला नीति पास। लिपुलेख थांगला, आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन फायदा पता है, आपको कोई एक भी आता है उसका आंसर करो। जैसे आपको मान लो लिपुलेख उत्तराखंड में है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में थोड़ी पहले क्या देखा था? राजा जी नेशनल पार्क देखा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखा था, कौन सा देखा था? राजा जी नेशनल पार्क यहीं पर देखा था, राजा जी। इसके अलावा जिम कॉर्बेट देखा था, जिम कॉर्बेट भी यहीं पर था। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क देखा था, नंदा देवी नेशनल पार्क भी इंप्रूव जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, इन विच स्टेट आर द जयपला एंड नाथुला पास लोकेटेड। जयपला और नाथुला ये दोनों पास कहां पर पड़ते हैं भाई? ये दोनों पास वहां पड़ते हैं जहां पर भारत देश का सबसे छोटा हाईकोर्ट पड़ता है। और भारत देश का सबसे छोटा हाईकोर्ट कहां पर देखने को मिलता है आपको? भारत देश का सबसे छोटा हाईकोर्ट आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलेगा आपको? सिक्किम में। तो भारत देश का सबसे छोटा हाईकोर्ट सिक्किम में हो जाता है, तो जयपला और नाथुला पास आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की। अगले वाला क्या कर रहा है? अगला वाला क्वेश्चन देखो, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या हो जाती है? तो आपको नीलगिरी की बात करें तो हाईएस्ट पीक दोदा बेटा हो जाती है। दोदा बेटा ये क्या हो जाती है? हाईएस्ट पीक हो जाती है। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन रहेगी? दोदा बेटा। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, है ना। टोडा ट्राइब भी यहाँ पर देखने को मिलती है ना। कौन सी ट्राइब देखने को मिलती है? टोडा ट्राइब। टोडा ट्राइब यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सीरीज 2018 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अन्नामुरी। भाई साहब, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अन्नामुरी हो जाता है साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक का नाम। नेक्स्ट आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 62 के बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 63, वेयर आर द गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स लोकेटेड। भाई साहब देखो, गारो पड़ती है ऐसे, इसके बाद में आ जाती है खासी और इसके बाद में आ जाती है जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों ऐसे हैं, तो पानी को बादलों का आगे आगे पास होने थी, इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। मानसिर नाम, यहाँ पर बीच में मानसिर नाम एरिया देखने को मिल जाता है। कहाँ पर? मेघालय में। तो आपको पता है गारो, खासी, जयंतिया भी हिल्स यहाँ पर हो जाएंगी, मेघालय में आपको देखने को मिलेगी गारो, खासी और जयंतिया। इसके अलावा बात करें इन विच स्टेट इज नंदा देवी पीक लोकेटेड। नंदा देवी पीक कहां पर लोकेटेड है? नंदा देवी पीक, नंदा देवी नेशनल पार्क भी तो कहा, नंदा देवी नेशनल पार्क यहां पर होगा, वहीं पर नंदा देवी पीक भी होगी। दैट इज आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। कहां पर देखने को मिलेगी नंदा देवी पीक? मेरे भाई उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें आपसे अगले वाले प्रश्न की, व्हाट इज गंगा कॉल्ड इन बांग्लादेश। अभी बताया था, इसी अभी मिसलेनियस की शुरुआत की थी। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश इज कॉल्ड जमुना। इसको क्या कहा जाता है? जमुना। इसको जमुना कहा जाता है। गंगा को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। चलिए बहुत बढ़िया बात होगी भाई। अगला वाला देखो जरा से। अगला वाला क्या कह रहा है? व्हिच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरियन आइलैंड लोकेटेड इन असम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। अच्छा भाई, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवरियन आइलैंड, तो इसके जैसे नदी बह रही है, ये भी नदी बह रही है, तो यहाँ नदी के बीच में आइलैंड बन गया। ये क्या बन गया? ये बन गया आइलैंड। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर के बीच में पड़ने वाला जो आइलैंड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका माजुली आइलैंड। क्या हो जाता है? माजुली आइलैंड उसका नाम हो जाता है। माजुली दूसरों का नाम हो जाता है। कहां पर देखने को मिलेगा आपको? असम में देखने को मिलेगा। कौन सी नदी पर देखने को मिलेगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा की जो नदी है उसका ओरिजिन कहां से आपको देखने को मिलता है? तो नर्मदा जो नदी है उसका ओरिजिन आपको अमरकंटक से देखने को मिलता है। कहां से देखने को मिलता है? अमरकंटक। जो अमरकंटक जगह है वहां से आपको नर्मदा का ओरिजिन देखने को मिल जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाए अगला वाला। अगला वाला क्या है? अगला वाला, व्हिच इज द लार्जेस्ट लगून एंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट लगून एंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया भारत का कौन सा हो जाएगा भाई? चिल्का। लार्जेस्ट लगून एंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया चिल्का लेक हो जाएगा। चिल्का लेक तो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछे, इसका आंसर तो चिल्का लेक हो गया, लेकिन जब आपसे पूछे कि इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, जब बात करें हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इनलैंड की, ये तो क्या खुला हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है। लेकिन जब बात करेगा इनलैंड की, इनलैंड मतलब जमीन के अंदर हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है? तो वो राजस्थान का सांभर लेक होगा। राजस्थान का सांभर लेक। इनलैंड में राजस्थान का सांभर लेक हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक हो जाता है। इसका आंसर तो चिल्का लेक रहेगा। लेकिन जब पूछ लेगा इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक मतलब जमीन की तरफ से, जमीन से गिरा हुआ सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है? तो वो सांभर लेक हो जाता है। वेयर इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार की जो राजधानी है वो कौन सी हो जाती है? तो मेरे भाई अंडमान एंड निकोबार कहां पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है। और अंडमान एंड निकोबार की जो राजधानी है वो आपका पोर्ट ब्लेयर हो जाती है। क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर आपकी अंडमान एंड निकोबार की राजधानी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला वाला क्या कहता है? अगला वाला जो कहता है वो कहता है दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के अवार्ड बात कर रहा है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको पता है दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इन विच फील्ड पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर जो प्राइज है वो कौन से फील्ड में दिया जाता है? पुलित्जर जो प्राइज है वैसा वो पत्रकारिता के फील्ड में यानी जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। कौन से फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म। जर्नलिज्म की बात करेंगे, पत्रकारिता में भाई कौन सा आंसर हो जाएगा? पुलित्जर प्राइज की जब हम बात करेंगे तो पत्रकारिता उसका आंसर हो जाएगा। फील्ड ऑफ जर्नलिज्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अगले वाले की। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क। सार्क के हेडक्वार्टर कहां पर है? 1985 इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी इसकी स्थापना? एस्टैब्लिशमेंट कहां पर हुआ था इसका? ढाका में हुआ था। लेकिन आपसे इसके हेडक्वार्टर पूछा हुआ है, तो सार्क के हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में आपको देखने को मिलेंगे। काठमांडू कहां पर देखने को मिलेगा? काठमांडू आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। तो काठमांडू नेपाल में देखने को मिलेगा, तो इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो। नाटो की हम बात करें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर हो जाता है। और यदि इसका फुल फॉर्म बात करें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आंसर हो जाता है। और हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो बेल्जियम चॉकलेट भी खाई होगी आपने। यहाँ तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या कहा मैंने? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगला वाला, अगला वाला क्या कह रहा है आपसे? अगला वाला कह रहा है व्हाट इज द कॉल्ड पिंक सिटी। पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से। और ये तो जयपुर को जाना जाता है, ये तो आप सभी को पता है, जयपुर को जाना जाता है। अगला क्या? वेयर इज द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में बात करूं दुनिया का सबसे पॉपुलर डेजर्ट हो जाता है, मोस्ट पॉपुलर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा मैंने? मोस्ट पॉपुलर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी घनत्व वाला जो डेजर्ट है वो आपका हो जाता है थार डेजर्ट। कहां पर देखने को मिलता है आपको? राजस्थान में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलेगा? राजस्थान में। इसकी डेंसिटी कितनी हो जाती है? इसकी जो डेंसिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी, इसकी डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगी 83 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। 83 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर।
ये आपका इसकी डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपका जो है 83 पीपल्स रहते हैं, ये इसकी डेंसिटी हो जाएगी, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले वाले की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, व्हिच इज द लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस। भाई स्पाइसेस मसालों के मामले में आपको पता है कहां पर आया था वास्को डी गामा सबसे पहले, जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, वो भारत में सबसे पहले कहां पर आया था, केरल में। और केरल में जगह का नाम था कोझिकोड, कोझिकोड उस समय कालीकट कहते हैं, आज उसको कोझिकोड के नाम से जानते हैं। तो केरल, और वहां पे उसको बहुत सारे मसाले मिले थे, खास करके उसको काली मिर्च मिली थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका केरला। तो इसका आंसर होने वाला है केरला। केरला को ही स्पाइस स्टेट भी कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता है। हु इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से किसको जाना जाता है, तो भाई क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से सबसे पहले यहां पर पड़ती है कोची, क्या पड़ता है यहां पर कोची आपको देखने को मिलेगा, और कोची को ही आपका क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आपको पता है इस साइड में कौन सा सी देखने को मिलेगा, इस साइड में आपका अरेबियन सी देखने को मिलेगा, अरेबियन सी। और इस साइड में इंडिया के ईस्टर्न साइड में कौन सा सी देखने को मिलेगा, यहां पर आपका बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। फिर बात करें नीचे की साइड में, ये दोनों किसका हिस्सा हो जाते हैं, ये दोनों ही आपके इंडियन ओशन का हिस्सा हो जाते हैं मेरे भाई। किसका हिस्सा हो जाते हैं, इंडियन ओशन का ये दोनों हिस्सा हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको जो मिसलेनियस क्वेश्चन है इनमें भी मजा आ रहा होगा, जैसे टॉपिक्स में मजा आया वैसे मिसलेनियस क्वेश्चंस में भी आपको मजा आ रहा होगा, ऐसे हम आपसे उम्मीद करते हैं। मुंबई को क्या कहा जाता है भाई साहब, बताओ जरा फटाफट से। मुंबई को कहा जाता है सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स या फिर बॉलीवुड सिटी ऑफ इंडिया। एक इसको क्या कहा जाता है, एक मेरे भाई इसको बॉलीवुड सिटी कहा जाता है, बॉलीवुड सिटी कहा जाता है। दूसरा इसको सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स कहा जाता है, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, 7 द्वीपों का शहर, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, वो भी किसको कहा जाता है, वो भी आपको मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें अगले वाले प्रश्न की, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड। गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया गेट की बात नहीं कर रहा है, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों में फर्क हो जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आपका मुंबई में देखने को मिलेगा, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। बट ये इंडिया गेट की बात करें तो ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये बात करें इंडिया गेट की तो ये आपको दिल्ली में चांदनी चौक के पास में देखने को मिल जाएगा। इन दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है, इस बात को जाने। अच्छा दूसरा हो जाता है, आप मुझे बताओ कुतुब मीनार कहां पर देखने को मिलेगी, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहां पर देखने को मिलेगी। कुतुब मीनार की मैं बात करूं तो ये भी आपको दिल्ली में ही देखने को मिल जाएगी। कहां पर देखने को मिल जाएगी, दिल्ली में। इसकी शुरुआत जो की गई थी कुतुब मीनार पर की गई थी, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन पूरा 1229 में इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ये हो जाएगी आपकी कुतुब मीनार। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की। अगला वाला प्रश्न आपसे कह रहा है, दुर्गा पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट। ये आपसे पूछे दुर्गा पूजा कहां का मेन फेस्टिवल हो जाता है, तो आप सभी को पता है दुर्गा पूजा यहां पे एक स्टेट देखने को मिलेगा हमें, वेस्ट बंगाल। देखिए मैं हल्का सा ये जो मैप ड्रॉ करता हूं इसका कारण है, इससे आपको लोकेशन का अंदाजा हो जाता है। और मैंने आपसे कहा ना कितने धर्म है, जो दीवार जो आपके स्टडी रूम है बाहर एरो उस रूम में 4 में आपके पास प्रश्न होने चाहिए। एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल, वर्ल्ड का जियोलॉजिकल, दूसरा इंडिया का पॉलिटिकल और इंडिया का जियोलॉजिकल मैप आपके पास होना चाहिए। तो मैं यहां पर लोकेशन जो भी लिखता हूं, अब देखिए वेस्ट बंगाल आपने से ज्यादा लोगों को पता होगी, लेकिन कई बार ऐसी लोकेशन आती है जो आइलैंड्स की बात करते हैं, दूर की कंट्रीज की हम बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपको कंट्री पता मोल्डोवा, मोल्डोवा आपने पहली बार सुना होगा, तो मोल्डोवा कंट्री कहां पर पड़ता है, उसके आसपास में क्या लोकेशन है उसकी आपको पता होना चाहिए। कई बार स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन देते हैं तो समस्या हो जाएगी, तो इस वजह से मैप होना बड़ा जरूरी है। और मैप के थ्रू आपको कहीं की लोकेशन, कोची की लोकेशन है तो मैंने यहां पर बताया, आपको जो केरल की कोची की मैंने आपको यहां पर बताया। तो इसका कारण यही हो जाता है कि आप चीजों को मैप के माध्यम से समझें और लोकेशन एग्जैक्टली क्या हो जाती है उसको भी आप लोग जाने में भाई। चलिए तो आंसर क्या हो जाता है, दुर्गा पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ, दुर्गा पूजा मेन फेस्टिवल हो जाता है वेस्ट बंगाल का। ये बात करें वेस्ट बंगाल में फेमस पोर्ट की, तो वेस्ट बंगाल में कौन सा फेमस पोर्ट पड़ जाता है, तो वेस्ट बंगाल में आपको पता है एक तो कोलकाता पोर्ट पड़ता है, कौन सा पोर्ट पड़ता है, एक तो कोलकाता पोर्ट पड़ता है, दूसरा हल्दिया पोर्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, दूसरा आपका हल्दिया पोर्ट भी आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे वाले की, पोंगल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट। पोंगल कौन से राज्य का मेन फेस्टिवल हो जाता है, यदि पोंगल की बात की जाए तो फिर भारत से अपना इंडिया बनाते हैं। इंडिया में इस साइड में इस बार जो स्टेट है इसको क्या कहा जाता है, टीएन के नाम से इसको जानते हैं। टीएन मतलब तमिलनाडु, और जो तमिलनाडु है इसी का मेन फेस्टिवल कौन सा हो जाता है, पोंगल हो जाता है। तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं तमिलनाडु। चेन्नई किस स्टेट में पड़ता है, चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। यदि तमिलनाडु में आखिर कौन-कौन से मेजर पोर्ट पड़ते हैं तो आप लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। एक तो पड़ता है एन्नोर पोर्ट, कौन सा पड़ता है, एक तो यहां पर आपको देखने को पड़ता है एन्नोर पोर्ट, दूसरा आपको देखने को मिलता है चेन्नई पोर्ट, और तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका तूतीकोरिन पोर्ट, कौन सा, तूतीकोरिन पोर्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोंगल फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, पोंगल फेस्टिवल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली सार्वल फेस्टिवल। सार्वल फेस्टिवल यहां पर पड़ता है, सार्वल आ जाओ, तो सार्वल फेस्टिवल आपका झारखंड में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा, सार्वल फेस्टिवल में भैया आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, वहां का मेन फेस्टिवल हो जाएगा। अगला देखिए बिहू, बिहू कहां का फेस्टिवल हो जाता है, मैं आपको हिंट देता हूं। हिंट ये हो जाती है जहां पर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क पड़ता है, जहां पर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क पड़ता है वहां का हो जाएगा बिहू। या कह सकते हो मानस नेशनल पार्क पड़ता है, तो मानस नेशनल पार्क यहां पर पड़ता है वहां का हो जाएगा बिहू। या कह सकते हो नामेरी नेशनल पार्क पड़ता है, माजुली आइलैंड पड़ता है वहां का हो जाएगा बिहू। दैट इज बिहू जो होने वाला है वो आप सबको पता है कौन से का हो जाएगा, असम, असम का हो जाएगा। पहली ऑयल रिफाइनरी कहां पर लगाई गई थी वो भी आपको पता है, असम में लगाई गई थी। आंसर आपका असम हो जाने वाला है। इस वाले प्रश्न का आंसर बहुत बढ़िया भाई, खतरनाक तरीके से आप आंसर भी दे रहे होंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिएगा अगला वाला बताइए आप। छठ इज द मेन फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट। छठ पूजा तो आप सभी को पता है, छठ पूजा कहां पे देखने को मिलती है आपको, छठ पूजा आपको बिहार में देखने को मिलती है। तो छठ इज द मेन फेस्टिवल ऑफ बिहार, ये बिहार का मेन फेस्टिवल हो जाता है। नेक्स्ट बात करो, ठीक है अगला बात करो, ओणम फेस्टिवल कहां हो जाता है। ओणम फेस्टिवल की बात करें तो फिर दोबारा से जैसे बिहार की बात करें तो बिहार की लोकेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगी। यदि बात करें ओणम फेस्टिवल तो अगेन कहां पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। तो ओणम फेस्टिवल आपका केरल का हो जाता है। केरल इज द राइट आंसर, जो कि सदर्न में तमिलनाडु के वेस्ट में देखने को मिलता है, इस साइड तमिलनाडु और साइड में आपका केरल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की। अगला वाला आपसे कह रहा है, हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई एंड क्विट इंडिया। सबसे पहली बात तो भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, मैं आपको बता रहा हूं। इस समय पर ब्रिटिशर्स भारत में शासन कर रहे थे, क्या कहा मैंने, आई रहा फटाफट से थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहां पर ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था इंडिया, और जब ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे उसी दौरान वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया। और जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया 1939 की बात थी, ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया हमारे साथ है और इंडिया ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया इस बात को नहीं चाहता था, ब्रिटिशर्स का साथ देना नहीं चाहता था, क्योंकि आप किसी का भी साथ दे रहे हो तो उसके दुश्मन को बैठ कर आओ और हमें भी मारो। वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर का मतलब हो जाता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया ही इसमें शामिल है, तो उसको वर्ल्ड वॉर कहा गया। और जब ब्रिटेन लड़ाई लड़ रहा है भारत को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन भारत भी ब्रिटेन का साथ देगा, इसका मतलब जापान के मुंह पहलवान ब्रिटेन को पीटने आ रहे थे, वो हमें भी पिटेंगे, फिर आगे बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मैंने कहा भैया हमें दे नहीं, हमें रिजाइन कर दिया, पर ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया इंडिया हमारे साथ है। इसके बाद भारत में आईएनसी जो पार्टी हुआ करती थी उसने राज्यों के विधानसभा से रिजाइन कर दिया, इस रहा और नाराज हो गए भारतीय लोग और राज्य की जो सरकार ने वहां से रिजाइन कर दिया। इस बात को ध्यान रखते हुए ब्रिटिश ने फिर ऑफर दिया, जैसे 1940 में ऑफर दिया, पर उसको ठुकरा दिया। इसके बाद 1942 में मिशन दिया, 1942 में 1942 में ब्रिटिशर्स भारत में लेकर आए थे क्रिप्स मिशन। आपने हिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा और मैं हल्का सा आपको यहां भी दे देता हूं। तो जब क्रिप्स मिशन को लेकर आए थे उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए इंडिया से कहा था कि हम आपके लिए संविधान सभा बना देंगे, बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड। और क्योंकि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड बनाएंगे ये बात गांधी जी को पसंद नहीं आई थी, और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन का कहा था पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ
क्रैशिंग लिंक, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रैशिंग लिंक। मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो जो आप हमें चेक दे रहे हो, कैसे संविधान सभा बनाओगे वो पोस्ट डेटेड है। आप कह रहे हो ना 1 सेकंड के बाद बनाओगे, इसका मतलब बहुत बाद की डेट है, अभी मैं नहीं पता 1 सेकंड का खत्म होगा, ये जो डेट दे रहे हो आप बाद की दे रहे हो। दूसरी बात चेक ऑफ क्रैशिंग लिंक, जब 1 सेकंड खत्म होगा इस बात की क्या गारंटी कि आप जीत जाओगे, आप जीत गए, आप संविधान सभा बना दोगे, लेकिन आप ही हार गए तो जिसने आपको हराया वो हमें गिराएगा, हमको काम आएगा। तो हमने कहा ये जो बैंक है ये क्रैश होने वाला है, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रैशिंग लिंक किसने कहा था, ये भी आपसे पूछ लेता है। और इसके बाद गांधी जी ने नारा दिया था, गांधी ने कहा था ये वो समय है जब हमें कुछ करना चाहिए, ब्रिटिशर्स क्योंकि वर्ल्ड वॉर साइड में बिजी है, ब्रिटिशर्स क्योंकि वर्ल्ड वॉर साइड में बिजी है, तो ज्यादा ध्यान भारत नहीं है, हमें समय पर एक बड़ा मूवमेंट चलाना चाहिए जिसका नाम होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने कहा था कि हमें समय पर मूवमेंट चलाना चाहिए और जिसका नाम होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कुछ पार्टियां मना करने लगी कि नहीं नहीं अभी सही समय नहीं है, अभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गांधी का करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोच लिया है करना है और मैं किसी पार्टी के भरोसे नहीं हूं। और क्या लगता है कांग्रेस को, क्या लगता है मैं कांग्रेस के भरोसे हूं? मैं एक मुट्ठी रेत गांधी बोले, मैं एक मुट्ठी रेत से कांग्रेस से बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकता हूं, तो दिक्कत ना लो, जरूरत नहीं है मैं तो चलाऊंगा। सबने कहा रुक जाओ, ऐसे गुस्सा काहे हो रहे हो, चलाएंगे मूवमेंट, देखते हैं विचार करते हैं कि देखते हैं कुछ मूवमेंट चलाएंगे। तो फिर यहाँ पर मीटिंग होती है कांग्रेस की, मीटिंग के बाद डिसाइड किया जाता है कि हाँ जी मूवमेंट चलाया जाएगा, और जो मूवमेंट चलाया जाएगा तो कैसे चलाया जाएगा, सबकी कमान संभालेगा गांधी जी। आप सोचा कोई इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, एनसी ने चलाया था मिलकर गांधी के साथ, लेकिन ब्रिटिशर्स क्योंकि इसको रोक नहीं पाते इस समय पर, और जब रोक नहीं पाते तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या चाहते थे, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जब मूवमेंट चला जाना था तो इससे पहले गांधी ने जनता को संबोधित किया था, जब जनता को संबोधित किया था उसी दौरान गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, वो नारा क्या था, उस नारे को सुन लीजिए। गांधी जी ने इस समय पर एक स्लोगन दिया था, गांधी जी ने इस समय पर एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था जिसको कहा गया था डू और डाई। क्या कहा गया था, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया गया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी इतने ही ज्यादा अहिंसावादी थे तो फिर उन्होंने डाई का नारा क्यों दिया? अरे उन्होंने कहा था करो या मरो, ये नहीं कहा था मारो। उन्होंने कहा था यही सही समय है, कुछ कर लो वरना तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। भाई आप ब्रिटिशर्स का साथ दोगे तो मरने के लिए रेडी हो जाओ, कोई दूसरा पार्टी आकर आपको मारेगा, और यदि आप साथ नहीं दोगे और ब्रिटिशर्स जीत गए तो फिर ये तुम्हारा शोषण करेंगे। यही समय है, कुछ करो वरना मरने के लिए रेडी हो, मरना तो है आप लास्ट में आकर हमारी हालत खराब होगी, फिर बाद के लोगों का शोषण होगा। तो करो या मरो नारा दिया गया था और कोई मूवमेंट को समय पर चलाया गया था, 1942 से संबंधित हो जाता है। आपसे भी पूछ लेता कोई मूवमेंट को चलाया गया था। अच्छा, क्योंकि अगस्त समय पर चलाया जाने वाला डेट थी 8 अगस्त, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कह देता है अगस्त क्रांति 19 साल हुई थी, तो वहां पर आपका आंसर हो जाता है 1942। तो अगस्त ऑफर ब्रिटिशर्स ने दिया था, अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव वो ब्रिटिशर्स ने दिया था 1940 में, लेकिन अगस्त क्रांति हुई थी 1942 में। दोनों बातों में फर्क है। अगस्त ऑफर ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था और अगस्त क्रांति भारत के लोगों के द्वारा चलाई गई थी। अब समस्या ये थी, क्रांति चलनी थी, ब्रिटिशर्स को संभालने भारत में, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि 8 तारीख की रात को जितने भी बड़े नेता थे सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया था और किसी नेता को छोड़ा नहीं था, क्योंकि जनता 2 दिन 4 दिन कुछ प्रोटेस्ट करके बिना नेता के जनता में दिन प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था, इसलिए इसी मूवमेंट का नाम एक और हो जाता है, इसको बोलते हैं लीडरलेस मूवमेंट। क्या बोलते हैं भाई, इसको लीडरलेस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, लीडरलेस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये भी हो जाता है आपका लीडरलेस मूवमेंट। बहुत बढ़िया है, चलिए बात करते हैं आगे वाले की। आ जाइए जरा। तो ये जो नारा दिया गया था, कब दिया गया था, 1942 में मिशन आया था, गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रैशिंग में कहा था। 1942 में कोई मूवमेंट शुरू किया गया, इसको अगस्त क्रांति लीडरलेस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, नेताजी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गांधी ने इसमें कहा था, स्लोगन दिया था डू और डाई का, करो या मरो का नारा दिया गया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। भाई आंसर बात करते हैं क्वेश्चन की, हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। डू और डाई का जो स्लोगन है वो किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई, महात्मा गांधी ने दिया था। और महात्मा गांधी जी की फेमस बुक आप सभी को पता ही है, कौन सी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इन योर बायोग्राफी हो जाती है, और एक और फेमस किताब हो जाती है जिसको आप हिंद स्वराज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जिसको आप हिंद स्वराज के नाम से जानते हैं। हु सेड गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये किसके द्वारा कहा गया था? आंसर आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या आएगा मेरे भाई आंसर, आंसर आने वाला है स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ये स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, दयानंद सरस्वती कौन थे, सुनना जरा बात को ध्यान से। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, आपने सुना होगा, देखा भी होगा अपने आसपास में लोगों को, आर्य समाज सुना आपने, आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती संस्थापक थे आर्य समाज के। किसके संस्थापक थे, आर्य समाज के। तो स्वामी दयानंद सरस्वती संस्थापक थे आर्य समाज के। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। कब करी थी, 1875 में। अच्छा 1875 में कोई स्थापना हुई थी, लेकिन वो अमेरिका में हुई थी। 1875 में ही एक और स्थापना हुई थी, यहाँ लिख देता हूँ, 1875 में यूएसए में स्थापना हुई थी। किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये आपने सुनी होगी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसके संस्थापक कौन कौन थे, तो इसके संस्थापक थे मैडम ब्लाउस्कर, कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लाउस्की। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको याद आ रहा है एनी बेसेंट भारत में आई थी, आपको याद आ रहा है एनी बेसेंट भारत में आई थी, और एनी बेसेंट जो भारत में आई थी वो कौन सी सोसाइटी की मेंबर थी, वो आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर ही तो बनके भारत में आई थी। एनी बेसेंट अभी हम इन बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। तो एनी बेसेंट की मैं बात करूं तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनके ही तो भारत में आई थी, आपको इनके बारे में पता होगा। जी हाँ, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी और भारत में 1875 स्थापना हुई थी आर्य समाज की। और इसके संस्थापक कौन जाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाते हैं, जिनके द्वारा कहा गया था वेदों की ओर लौटो। ये बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती जी की फेमस किताब की या फिर आपका आर्य समाज की फेमस किताब की, जिसके संस्थापक थे, इनका आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। लिखेंगे जरा किताब का नाम, किताब का नाम हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। सब इस पूरी वीडियो यदि आपने मेरे साथ देखा है और पूरा किया है तो आपको वाकई में आनंद आ जाने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को पढ़ लो, स्टैटिक के मामले में आपको आनंद आ जाने वाला है। जहां पर भी बड़ा क्वेश्चन बनेंगे वहां पर आपको पूरा का पूरा आनंद आ जाने वाला है। क्लियर है, समझ रहे हो आप? चलिए फिर